कि अपने आप को इमेजिन करता था कि कभी मैं इस स्टेज से एंट्री लूंगा यार, वो सेम म्यूजिक पे सूट पहन के, कभी वो हो पाएगा क्या। मैं जब पढ़ रहा था मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रहा था, पढ़ते पढ़ते क्यों हंस रहा हूँ। एजुकेशन में जैसे सब लोग करते हैं, इंजीनियरिंग कर रहा था मैं भी। एक बस आखिरी टाइम जब मैं क्यूट हुआ, ये तब की फोटो है, उसके बाद से तो डाउनफॉल था। बट तब भी क्या अप्रिसिएशन मिली थी। तो द मोर यू लिव योर लाइफ, द मोर इंटरेस्टिंग यू आर एज अ पर्सन ऑल्सो एंड एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो। मुशायरे तो बहुत होते हैं, पर वो अगर थोड़े फर्जी हों तो मज़ा ज़्यादा आता है। कहानियाँ तो बहुत सुनाई जाती हैं, पर अगर उन कहानियों में थोड़ी कॉमेडी हो तो उनकी बात ही अलग होती है। किसी अनकन्वेंशनल करियर में कुछ ऐसा कर देना कि आपको फेम, वायरलिटी, लव, रिस्पेक्ट ये सब मिले तो कोई क्वेस्टर ही कर सकता है। Hi, I'm Nipun Maria, the CEO of Aiku and your host for today. This is the Quest Talk and यहाँ बातें सिंपल नहीं एपिक होती हैं। और आज की एपिक बातों के लिए we've called someone जिनका पेशा ही मजाक का है और क्या कमाल करते हैं ये। नेटफ्लिक्स से लेकर इंटरनेशनल शोज तक he is found everywhere spreading laughter and smiles. और मैं आज रुक नहीं सकता हंसते हुए। आज के क्वेस्ट टॉक में लेट्स डू सम कुल्लूबाजी विद आदित्य कुलश्रेष्ठ और सिंपली कुल्लू। अरे वाह, हाय आदित्य, वेलकम। हेलो भाई, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, हाउ आर यू? मैं तो भाव विभोर हो गया आपका इंट्रोडक्शन सुन के। इतना तो भाव विभोर का मतलब बताओ। इमोशनल हो गया। जो कहते हैं होलसम, बहुत ही अच्छा लगा यार आपसे मिलके। और आईक्यू से तो हमारा पुराना आता है, जैसे मैंने आपको बताया आईक्यू मीम नाइट्स हम लोग इतना करते हैं, इतना मजा आता था। तो आज आपसे मिलने का मौका मिला, बातचीत करेंगे, मजा आएगा बहुत ज्यादा। यस एब्सोल्युटली, मैं भी पूरा वेट कर रहा था कि कब हम मिल सकते हैं और एपिसोड शूट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बताओ। तो पहले आदित्य बोलूं कुल्लू बोलूं? प्यार से लोग कुल्लू बुलाते हैं, आप कुल्लू बोलिए। अच्छा, तो कुल्लू ये जैसे जर्नी स्टार्ट हुई, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये, वर यू ऑलवेज फनी या ये धीरे धीरे डेवलप हुआ ट्रेट? जस्ट टेक मी थ्रू योर चाइल्डहुड जर्नी, कैसे रहा सारा कुछ? यार ऑलवेज फनी, मतलब आई वाज एंटरटेनिंग व्हेन आई वाज अ किड। मतलब मेरे को लोग बुलाते थे कि आओ सुनाओ कहानी। अच्छा। कुछ मेरी मम्मी के फ्रेंड्स और सब लोग वो जब भी घर पे आते थे तो मुझे जरूर कमरे से बुलाते थे कि सनी सुनाए, मेरे घर का नाम सनी है, कह रहे सनी सुनाएगा वो कहानी, सनी से वो वाली कहानी सुनो। तो मैं सेम ही कहानी को अलग तरीके से सुनाता था। अच्छा। तो उन लोगों को बड़ा मजा आता था कि ये कुछ अलग तरीके से सुनाता है। मैं मिमिक्री करता था बचपन में, लेकिन मैं पढ़ता था जी बॉयज स्कूल में। बॉयज स्कूल में फनी होना इतना आसान है नहीं, क्योंकि वहां पे सभी लोग अपने आप में फनी और सभी लोग तेज हैं। तो स्कूल में मुझे अपना फनी और मेहनत करनी पड़ी फनी होने के लिए, लेकिन घर में मैं हमेशा से फनी था। तो मेरे घर वाले मेरे को बहुत पसंद करते हैं। मेरी मम्मी के ऑफिस में मैं जाता था, साल में 1-2 बार आप अपने पेरेंट्स के ऑफिस जाते हो। वो सब लोग सब काम वाम रोक के कि सनी तू बता यार क्या चल रहा है स्कूल में, तू बता पिक्चर कैसी लगी। तो बचपन से मेरे को काफी पसंद करते थे, कहानियां सुनाना पसंद है, किस्सेबाजी पसंद है। भोपाल का कल्चर भी किस्सेबाजी है, तो वही मेरे में भी आ गया है। अच्छा, जब अपने आप सेट्स बनाते हो या कुछ करते हो, उसमें कैसी रहती है जर्नी? हाँ, वो कैसे इंस्पिरेशन मिलती है उसकी? स्टैंड अप का बहुत बेसिक आर्ट फॉर्म है। स्टैंड अप बहुत मतलब उसको आर्ट फॉर्म तरीके से लोग नहीं देखते हैं। लोग ऐसे समझते हैं कि हम बस स्टेज पे जाते हैं और बोलना चालू करते हैं, लोग हंसते हैं। वो प्रॉपर एक आर्ट फॉर्म है। आपको पहले तो एक प्रेमिस ढूंढना पड़ता है कि इस बारे में मुझे बात करनी है। उसके बाद आपको उसके अराउंड जोक्स बिल्ड करने पड़ते हैं। अगर आप 2 तरीके के जोक्स होते हैं स्टेज पे, या तो आप स्टोरी सुनाते हो या आप ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी करते हो। मैं अपना या तो मैं ऑब्जर्वेशन या एनेक्डोट्स, मेरे जीवन में कुछ हो गया ये बता रहा हूँ, या फिर मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ कि मेरे साथ कॉलेज में, जैसे मैं अभी सुनाता हूँ, आप हमारे उसमें मेरे सेट में अभी स्टोरी रही है कि मेरे भाई एक बार कॉलेज में हमने एक बच्चे को प्रपोज करवा दिया था, एक लड़की को, जबकि लड़की को पता ही नहीं था ये बंदा एग्जिस्ट करता है, और हमने इसके दिमाग में पूरा डाल दिया था कि भाई वो तो खूब प्यार करती है उससे। तो ये पूरा सेट है। तो ये कहानी बना, तो कहानी इज अ डिफरेंट अप्रोच एंड ऑब्जर्वेशन इज अ डिफरेंट अप्रोच। ऑब्जर्वेशन में आपको कुछ यूनिक ऑब्जर्वेशन निकालनी पड़ती है कि अगर मैं कोई बात बोलूँ तो आप एज एन ऑडियंस यू शुड थिंक कि अरे यार ये मैंने क्यों नहीं सोचा, या यार ये तो मैं भी सोचता हूँ। तो इधर यू हैव टू ब्रिंग अ यूनिक पॉइंट और इधर यू हैव टू बी रिलेटेबल। तो ये 2 पॉइंट से हम जोक्स को सोचते हैं। और सबसे बेसिक तो है फनी लगना चाहिए हमको। पहले हमको लिखने में मजा आना चाहिए, उसके बाद जब हम ओपन माइक्स पे जाते हैं, कम ऑडियंस में टेस्ट करते हैं, तब मजा आना चाहिए। वैसे अलग अलग टेस्टिंग करके फिर वो जोक बनता है। अच्छा। तो और ये लिखने का जो पूरा सिलसिला है, ये कब से शुरू हुआ? लिखने, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा मम्मी और मेरी बहन जो है वो बहुत किताबें पढ़ती थी। बहुत ज़्यादा लिटरेचर का शौक घर पे, और पिक्चरों का शौक और नाटकों का शौक। और भोपाल बहुत ही आर्ट रिच सिटी है, तो वहाँ पे रेगुलरली फेस्टिवल्स हो रहे हैं, फोक फेस्टिवल्स हो रहे हैं, तो हम सब में जा रहे हैं। तो मेरे को शौक बहुत था, लेकिन मेरी लैंग्वेज पे पकड़ उतनी अच्छी नहीं थी व्हेन आई वाज अ किड। बट फिर मैं बड़ा हुआ तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि
अगर मैं एक पैराग्राफ भी लिखता हूँ तो लोगों को पढ़ने में मजा आता है। तो फिर मैंने उस पर थोड़ा और काम किया, फिर मैंने और काम किया, फिर मैं रेडियो ज्वाइन कर लिया एज अ रेडियो जॉकी। जब मैं सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में था तो मैंने रेडियो की जॉब ज्वाइन कर ली। वहाँ पे काफ़ी लिखने में थोड़ा वो आया, रेडियो जॉकी आप अपनी लिंक्स लिखते हो तो रोज आप 15 मिनट का कंटेंट लिख रहे हो, विच इज़ लाइक उसकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, वो एंटरटेनिंग भी होना चाहिए, उसमें बातें भी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। वहाँ से फिर रिफाइन हुआ। फिर जो बेसिकली मेरा जो राइटिंग का सबसे ज़्यादा निखार आया, मैं एक यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोस लिखता था इंदौर में। वहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियोस लिखे, तो वो स्केच कॉमेडी वीडियोस लिखते लिखते मेरे को स्क्रीन प्ले का नॉलेज आया। फिर मेरे को वहाँ से समझ आया कि आप पेपर पे क्या लिख रहे हो वो स्क्रीन पे कैसे दिखता है, ऑन स्क्रीन जोक्स कैसे होते हैं। कि जैसे जनरली हम जब कॉमेडी लिखते हैं तो हम सारे जोक्स खुद ही कर रहे होते हैं। जब आप 3-4 कैरेक्टर्स को मिलके एक सीन लिखोगे तो आपको डिवाइड करना पड़ता है कि कौन कैरेक्टर जोक बोलेगा, कौन रिएक्ट करेगा। सारे कैरेक्टर्स फनी नहीं हो सकते। एक ये भी प्रॉब्लम होती है जब लिखते हैं कि एवरी कैरेक्टर कांट बी फनी, देयर कैन बी 2 फनी पीपल एंड वन हैज टू रिएक्ट। तो ये सब मैंने उसमें सीखा। और फिर अब तो जितने राइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सीखता चला आ रहा हूँ कैसे राइटिंग बेटर करनी है। अच्छा, तो लेकिन अगर हम अगेन स्टार्टिंग जर्नी की एक बार बात करें तो एजुकेशन में आप क्या कर रहे थे और साथ में आपने आरजे कैसे फिर चुना? एजुकेशन में जैसे सब लोग करते हैं, इंजीनियरिंग कर रहा था मैं भी। वो तो रिक्वायरमेंट है। तो मतलब तब तक तो पता ही नहीं कुछ। घर वालों, मम्मी ने बोला कि भाई पीसीएम ले लो, मैंने ले ली। उन्होंने बोला इंजीनियरिंग कर लो, मैंने कर ली। फर्स्ट ईयर में मुझे पता ही नहीं था कि अगर इंजीनियरिंग नहीं करना है तो क्या करना है, मतलब कोई है ऑप्शन नहीं। तो फिर जा रहे हैं रोज कॉलेज। फिर सेकंड ईयर में पहली बार ओपन माइक हुआ और तब तक स्टैंड अप कॉमेडी आ चुकी थी इंडिया में। तो आप जैसे मूवीज भी आप देखते हो बचपन में, तो आप सोचते हो कि हाँ यार ये अच्छी चीज़ है, लेकिन आप ये ड्रीम नहीं कर पाते कि कभी मैं इसमें काम करूंगा या मेरे पास इतना टैलेंट है कि मैं कर सकता हूँ। तो मैं स्टैंड अप कॉमेडी इतनी कंज्यूम करता था, लेकिन मेरे को लगता था कि मैं कर सकता हूँ ये, लेकिन मतलब मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता था कि नहीं यार मतलब ये मुश्किल चीज़ है। तब तक ओपन माइक्स होने लगे थे अलग अलग देश में। ये लोग सब पहला वेव ऑफ कॉमेडियंस, जाकिर भाई, बिस्वा भाई, कैनी भाई, ये लोग सब हिट हो चुके थे, ये लोग सब टूर करने लगे थे। तो पहला ओपन माइक हुआ और मैंने और मेरे फ्रेंड ने, क्योंकि वो भोपाल में छोटा सा कम्युनिटी है तो वो सब लोग सेम ओपन माइक्स पे जा रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी चलता हूँ। 5 जून 2016 का ओपन माइक था वो। और तो मैंने कहा कि एक काम कर, लेकिन कॉमेडी की दिक्कत ये है कि अगर आप ये बोल के चलो स्टेज पे कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी करने वाला हूँ और फिर अच्छी ना करो तो बहुत बेइज्जती होती है। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि यार निकुल भाई मैं आपको जोक सुनाता हूँ, एक बहुत बड़े जोक, मजा आ जाएगा, और फिर मैं जोक सुनाऊँ और वो अच्छा नहीं है तो आप और डबल गुस्सा हो गए कि पहले तो तुमने बिल्डअप इतना दिया, उसके बाद घटिया जोक सुनाया। नॉर्मल चलती बातचीत में घटिया जोक सुना दूँ, आप माफ कर दोगे। तो मैंने कहा कि यार अगर मैं कॉमेडी बोल के गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा मैं पोएट्री बोल के जाता हूँ स्टेज पे। अच्छा। कि पोएट्री में क्या है ना कि अगर बुरी भी होगी तो लोग राइमिंग तो शायद हो ही जाएगी, राइमिंग हो जाएगी, थोड़ा ताली बजा देंगे, उनको लगेगा ऐसी कोई बात थी जो हमें समझ नहीं आई, कुछ ऐसे करके। पोएट्री में खराब पोएट्री अच्छी पोएट्री में डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा कि पोएट्री कर दूंगा मैं, वो चल जाएगा काम। मैंने कहा मैं पोएट्री करूँगा। मैं स्टेज पे गया। अब मुद्दा ये था कि मैं अंदर से जोक्स तो लिख के लेके गया था, तो मैंने शुरू में 2-3 जोक्स मार दिए और उस पर ऑडियंस बहुत ज़्यादा हंस दी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैंने रिस्पेक्ट ही नहीं किया था। तो मैंने कहा अब अगर ये सुन रहे हैं तो फिर अब पोएट्री साइड में करी। मैंने जितने जोक्स लिख के गया था मैं सारे जोक्स कर दिए और बहुत ही अच्छा हो गया उसका परफॉर्मेंस, बहुत मज़ा आ गया मुझे। वहाँ से लोग बोलने लगे कि अरे तुमको ये रेगुलरली करना चाहिए। तो फिर मैं अलग अलग और शोज़ में जाने लगा। फिर मैंने दिल्ली के कॉमिक्स से बात करी कि भाई अब कैसे अप्रोच करते हैं इसको, कैसे मटेरियल लिखना है, कैसे ओपन माइक्स पर टेस्ट करना है। तो फिर वो भोपाल में ओपन माइक्स ऑर्गेनाइज कराए खुद से जाके। लोगों को पता नहीं, खुद ऑर्गेनाइज कराना शुरू कर, क्योंकि कोई और कॉमेडियन है ही नहीं ना सीनियर है ना जूनियर है, जो करना है आपको खुद से करना है। तो जाके लोगों से बात करी, कैफे से बात करी कि भाई आप क्या ओपन माइक कराएंगे शाम को। फिर मैं टेस्ट करता था मटेरियल। फिर मैं बड़े सारे कॉमिक्स को मैंने होस्ट करना चालू किया इन भोपाल, उनके शोज प्रोड्यूस करने चालू किए कि उनके शोज में वॉलंटियर बन के या उनके शो में ऑर्गेनाइजर बन के, ताकि उनसे मिलने मिल पाए, उनसे बातचीत करने मिल पाए, उनके लिए ओपन करने में अपना मटेरियल टेस्ट हो जाए। तो ये करता था। तो यहाँ से चालू हुआ। तो इंजीनियरिंग कर रहा था मेजरली, और फिर इंजीनियरिंग बड़ी मुश्किल से पूरी हुई क्योंकि कॉमेडी भी चल रही थी और रेडियो भी चल रहा था। अच्छा, तो हमारे पास कुछ पिक्चर्स भी हैं। अच्छा, आई थिंक उस टाइम लेट्स हैव अ लुक। अरे वाह वाह वाह, ओ ये तो बहुत ही पुरानी पिक्चर ले आया। ये यार मेरा, ये मम्मी हमारी, और ये मैं एक बस आखिरी टाइम जब मैं क्यूट हुआ ये तब की फोटो है। उसके बाद से तो डाउनफॉल था। तो ये हमारा घर था भोपाल में, एक जगह है टीटी नगर, जो अब नहीं है क्योंकि अब वहाँ पे स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट की वजह से वो पूरी सोसाइटी ही चली गई इन डेवलपमेंट। तो माय हाउस जहाँ मैं बड़ा हुआ दैट डज नॉट एग्जिस्ट ओनली, कि अब वो अदृश्य है। तो वहाँ जाओ तो वहाँ रोड है। तो दिस इज दैट हाउस। एंड शाम का
टाइम होगा और कॉज मेरी मम्मी फोटोग्राफर है, अच्छा। तो हमारे घर में बहुत बचपन से ही कैमरा होता था। अच्छा। तो वो ऐसे रील खींच रहे होंगे तो अच्छी फोटो आ गई मजाक से, और मम्मी बहुत अच्छी है, वेरी क्यूट। आखिरी बारी मम्मी खुश थी मुझसे, उसके बाद तो डांटने चालू कर दिया। और क्या है भाई, ये देखें आप, ये 2016 का वो ओपन माइक है जहाँ पोएट्री मैंने बोल के कॉमेडी करी, और वो घड़ी जो है वो बंद है, क्योंकि वो मैंने ली थी, वो बंद हो गई थी, लोकल घड़ी थी, और क्योंकि वो दिखती अच्छी थी तो मैं पहन के घूमता था। और पोएट्री वाली वाइब देने के लिए कुर्ता भी पहना हुआ मैंने, आप देखिए। और माइक भी वैसा लगा हुआ है जैसे पोएट्री में लगा होता है, क्योंकि मैं पूरा पोएट्री तरीके से गया था, फिर मैंने कॉमेडी कर दी ऊपर जाके। ये जी, अरे वाह भाई साहब, ये क्या निकाल के ले आया है ये यार। ये मेरा 12th क्लास में हमने एक प्ले किया था, स्टेज प्ले। तो 12th क्लास तक मुझे थोड़ा सा कीड़ा काट गया था स्टैंड अप कॉमेडी का, कुछ नहीं पता कैसे करनी है, क्या करनी है क्या नहीं है। लेकिन मैं राजू श्रीवास्तव जी को बहुत ज्यादा देखता था, मुझे राजू श्रीवास्तव जी बहुत पसंद है। और बॉयज स्कूल में ऐसा था कि मेरे को एक्टिंग करने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि सीनियर्स ही करते थे, सारे अच्छे रोल सीनियर्स लेते थे, और मैं बहुत ही अंडरडॉग का किस्म का इंसान था कि ना स्पोर्ट्स में अच्छा, ना मैस्कुलिन था, पतला था, छोटा था हाइट का, इंग्लिश बोलनी नहीं आती, हिंदी भी अच्छी नहीं बोलने आती, तो सब दूर दूर से रहता था। तो 12th में पहली बार हम सीनियर्स से मैंने कहा अब तो मैं कराऊंगा। तो हमने हरिशंकर परसाई का एक व्यंग्य है, उसको मैंने प्ले की तरह से लिखा, और ये मैं यमराज का रोल प्ले कर रहा हूँ मेरे ख्याल से, और नहीं, मैं नारद मुनि का रोल प्ले कर रहा हूँ, और मैं आके एक धरती पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ व्हाट्स हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। और इसमें मैंने, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा स्टैंड अप का कीड़ा था, मैंने चलते प्ले में, प्ले अलग चल रहा है, प्ले के बीच में मेरे से कोई पूछता कि अरे नारद जी आप क्या बता रहे थे, और मैं एक अपना स्टैंड अप सेट चालू कर देता और 5 मिनट मैंने स्टैंड अप सेट किया, उसका प्ले से कोई लेने देने नहीं, बस मुझे करना था इसलिए। और इसमें मैं डांस करते हुए एंट्री लेता हूँ, और ये डांस काफी फेमस हुआ था, और अच्छा वो बॉयज स्कूल था तो बेइज्जती कम हुई। बट तब भी क्या अप्रिसिएशन मिली थी? हाँ, वो जोक्स पे जो लाफ आता है वही एप्रिसिएशन है, कॉमेडियन का एप्रिसिएशन ही उसके जोक्स पे लाफ है। तो मुझे पहली बार जो मैंने स्टैंड अप सेट इसमें डाला था और मेरे जोक्स पे लोग रिएक्ट कर रहे थे, दैट वाज द एटमोस्ट एप्रिसिएशन फॉर मी। अरे ताला फॉर अ रीजन यार, मैं जेन्युइनली मैं इतना, मतलब मेरे लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें होती ना कि मैं, मतलब मैंने सोची भी नहीं होती कि आप बचपन में, जैसे 3 चीजें हैं इस पिक्चर को मिला के, मैं बाकी 2 भी दिखाता हूँ कि जब मैं बचपन में छोटा होता था तो मैं लाफ्टर चैलेंज देखता था, जो राजू श्रीवास्तव जी वाला आता था, और सुनील पाल, राजू श्रीवास्तव, नवीन प्रभाकर, और मैं इतना, कपिल शर्मा जी, और मैं उसको देख के इतना फैसिनेटेड था, बिकॉज मेरे लिए, मैं कॉमेडियन ही उस शो के वजह से हूँ, क्योंकि मैंने वो शो देखा बचपन में, मैं इतना फैसिनेटेड होता था उस शो से, मैं कि अपने आप को इमेजिन करता था कि कभी मैं इस स्टेज से एंट्री लूंगा यार, वो सेम म्यूजिक पे सूट पहन के, कभी वो हो पाएगा क्या। और फिर वो शो बंद हो गया, फिर मैं बड़ा हो गया और मैं भूल गया वो मेरा ड्रीम। कट टू 15 years लेटर, मैं जब मुंबई में पहले ईयर में था, तो मेरे को फोन आया, उन्होंने बोला हम लाफ्टर चैलेंज बना रहे हैं, और सेम टीम जिसने लाफ्टर चैलेंज ओरिजिनल बनाया था वही लोग बना रहे हैं, एंड दे वांटेड टू डू एन एपिसोड विद अस। और मैं कहा क्या बात है, मैं कहा लाफ्टर चैलेंज के लिए आई एम इन एवरी डे, मैं मतलब मेरा तो बहुत फैन है। मैं जब उस शूट पे गया तो एग्जैक्टली वही सेट था, और मैंने कपड़े भी सूट के, मैं फोटोज भेजूंगा आपको लगाना, वो वाले कपड़े भी मैंने वही वाले पहने, और मैंने एग्जैक्टली उसी तरह से एंट्री ली जैसे मैंने राजू था। तो व्हेन आई वाज टेकिंग माई एंट्री फ्रॉम द स्टेज, ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं टाइम 15 साल पीछे चला गया, 15 साल पहले लगा, और एक बच्चा टीवी में देख रहा है और इमेजिन कर रहा है अपने आप को। yes. तो वो हुआ, और एग्जैक्टली ये हुआ कि मैं, भाई जब हम बड़े हो रहे थे तब महेंद्र सिंह धोनी जस्ट आए थे इंडियन टीम में, शायद 2005 में आए थे, 2004 में आए थे, और जस्ट मैंने पहली बार क्रिकेट देखना शुरू किया था। और ऐसा होता था कि तब क्रिकेटर्स जो थे वो इतना तेज शॉट्स नहीं मारते थे, इतना तेज पारियां नहीं खेलते थे, लेकिन आप महेंद्र सिंह धोनी को शुरू में देखते तो आतिशी पारी और लंबे लंबे छक्के और बड़े बाल, और उनकी टोन भी थोड़ी, हम लोग हिंदी बेल्ट से जो आते हैं उन लोगों की टोन भी वैसी थी, महेंद्र सिंह धोनी की देसी लड़का, और उनने 183 मार दिया श्रीलंका के खिलाफ। तो हमारे लिए महेंद्र सिंह धोनी इज सच अ बिग आइकन, और हमने 83 का वर्ल्ड कप देखा नहीं था, पहली बार हमारे वर्ल्ड कप हमको एक कैप्टन ने जिताया 2007 में। तो मुझे याद है मैं शाम को दौड़ लगा दी थी हमने मोहल्ले में कि जब शाम को वर्ल्ड कप जीता था साउथ अफ्रीका में उनने, तो हमारे लिए महेंद्र सिंह धोनी वाज सो बिग। लेकिन क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी इज लाइक सच अ बिग स्टार ऑफ द कंट्री, मैंने कभी, और वो इतना वो कभी इंटरव्यू देते भी नहीं है, कभी बाहर भी नहीं आते, वो कभी कमेंट्री में भी नहीं आते, वो कभी, मतलब ही कीप्स टू हिमसेल्फ, जस्ट ग्राउंड में आते हैं और फिर वो मिलते नहीं कहीं पे, उनके प्लेयर्स नहीं मिल पाते उनसे। तो मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं कब मिलूंगा उनको, लेकिन किस्मत से फिर वही मैनिफेस्टेशन का घूम फिर के एक दिन आ गया, तन्मय भाई की कृपा से, उन्होंने बोला आपने को इंटरव्यू करना है महेंद्र सिंह धोनी का। अरे वाह,
ओहो, ये तो बहुत ही सरियल मोमेंट है। हाँ। तो मेरे मतलब मैं ज़्यादा बड़े सपने नहीं देखता हूँ, मेरे थोड़े थोड़े मतलब ऐसे एम्बिशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं कि ये हो जाए ज़िंदगी में तो बहुत मज़ा आएगा। जावेद साहब अगेन, अगर इंटरनेट पे मैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इंटरनेट पे मैंने सारा कंटेंट देखा हुआ है, कि मतलब उनका इंटरनेट पे अगर 5 सेकंड का वीडियो भी है तो मैंने देखा हुआ है, 5 घंटे का भी तो मैंने देखा हुआ है। अब लेकिन मेरा ऐसा था कि जो इंसान मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है ना, तो मैं ज़्यादा कोशिश नहीं करता उनसे मिलने की। हाँ। तो वो मैं जश्न एकता में मेरे को बुलाया गया था, मैं भी अपना वो करने गया था, मैंने अपना सेशन किया। उतनी देर में हम लोग सेशन करके वापस आए, यशराज भाई का फ़ोन आया कि यार जल्दी आ जाओ, जावेद साहब बैठे हुए हैं और वो मिल रहे हैं सबसे। और हम दौड़ के आए और हम मिले जावेद साहब से। पहले यशराज भाई मिले, तब तक मैं पीछे खड़ा था। फिर मैंने जो सेशन में कोई बात बोली थी, वो जावेद साहब को एक आदमी ने बताई कि अरे ये लड़के ने बहुत अच्छी बात बोली। तो जावेद साहब ने बोला कि क्या बोली तुमने बात? तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं मेहंदी हसन साहब जो गज़ल सिंगर है उनके बारे में बात कर रहा था। तो खुश हुए। और जावेद साहब क्योंकि भोपाल में रहे हुए हैं, तो उनको जैसे ही किसी ने बताया कि ये भोपाल का है, तो उन्होंने मुझसे भोपाली में बातचीत चालू कर दी। उन्होंने बोला क्यों भैया आप भोपाली बोल लेते हैं? मैंने कहा हाँ जी बोल लेते हैं। फिर हमने भोपाली में थोड़ी देर बात करी और वो सिग्नेचर है, उनका साइन है। उनकी डॉक्यूमेंट्री में जो अभी आई है एंग्री यंगमैन, तो उसमें जावेद साहब अपनी लाइब्रेरी से एक किताब निकालते हैं और उसमें फैज़ अहमद फैज़ जो मशहूर शायर है, उनका जो है ऑटोग्राफ जो जावेद साहब को उन्होंने दिया हुआ था, वो दिखाते हैं कि ये देखिए मेरे पास फैज़ अहमद फैज़ का ऑटोग्राफ है। तो ऐसे ही मैं कभी मेरे से कोई मांगेगा तो मैं दिखाऊंगा कि मेरे पास जावेद अख्तर साहब का ऑटोग्राफ है। 15/12/2024 जश्न एकता। बहुत सुंदर। Some pictures. तो जैसे आपने वो बात बताई कि आप लाफ्टर चैलेंज देखते थे। हाँ तो उसमें ना मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा था। हाँ मैं भी देखता था। हाँ राइट। मेरा देखना रहता था, अच्छा देखा, हंसे, एंटरटेन हुए और काम पे निकल गए, अपने काम पे निकल गए। तो आपको क्या लगता है what worked in your favor या what ticked you more than it ticked me? कि यार मैं तो नहीं सोचता था ऐसे कि मैं ये कर पाऊंगा, बट आपने ये सोचा। और मे भी शायद आज भी जो हमें देख रहे होंगे कुछ बच्चे, वो भी ये सोच रहे होंगे कि यार मेरे को कुल्लू जैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ सोच रहे होंगे नहीं चलो देखा, कुछ सीखा, आगे बढ़ गए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? आपको ये देखना है कि जैसे मैं लाफ्टर चैलेंज में ये एस्पायर नहीं करता था कि जब लाफ्टर चैलेंज देखता था तो ये एस्पायर नहीं करता था कि मेरे को ये जितने फेमस हैं उतना फेम चाहिए। हाँ। या ये जितने पैसे कमा रहे होंगे मेरे को वो पैसे चाहिए। हाँ। मुझे बस वो था कि इस पोजीशन में मतलब ये कितना काम करना है ये वाला। हाँ। ये वाला काम करना। हाँ। तो अगर आपको किसी चीज को देख के लग रहा है कि यार ये वाला काम करना है तो आपका जेन्युइन एस्पिरेशन है। आउटपुट एंजॉय कर रहे हो या इनपुट? हाँ नहीं, प्रोसेस एंजॉय करनी है या आउटपुट। हाँ। एक बात बताओ कुल्लू, फॉर एग्जांपल हमने कॉमेडी की तरफ बढ़ते हैं। आपने आरजे में राइटिंग शुरू करी, वहां से आपने कुछ और स्क्रीन पे राइटिंग करी। अब व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट नेक्स्ट? तो क्योंकि मैं मतलब मेरे को राइटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और मुझे अब रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन माई राइटिंग एंड मोर ऑन लाइक इलैबोरेटेड राइटिंग। पहले मैं नॉन फिक्शन लिखता था, फर्जी मुशायरा नॉन फिक्शन है। टकीशीज़ कासल का नया सीज़न मैंने भुवन भाई के साथ लिखा, वो नॉन फिक्शन है। और 1-2 शोज़ और लिखे हैं, वो नॉन फिक्शन है। 2-3 फिक्शन शोज़ भी लिखे हैं। लेकिन अब मैं थोड़ी सी डिटेल राइटिंग करना चाहता हूँ। एक अच्छी कोशिश करूँगा कि कहानियों की, शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक लिखूँ, या साथ ही साथ मेरी 2 फिल्म्स हैं जिनमें मैंने एज अ डायलॉग राइटर काम किया है, वो अंडर प्रोडक्शन है, तो वो भी जल्दी आएंगी। और वो मेरा बड़ा राइटिंग का काम है, जिसको जो बाहर आएगा तो मेरी राइटिंग एक्चुअली में कैसी है वो पता चलेगी मुझे भी और ऑडियंस को भी, कि ऑडियंस मेरी उस राइटिंग पे, स्क्रीन प्ले राइटिंग और मेरा जो डायलॉग राइटिंग का सेंस है वो इंजॉय कर रही है नहीं कर रही। क्योंकि एकदम से जब थोड़ा काम वाम चला तो दौड़ा भागी ज़्यादा हो गई, तो स्टैंड अप को उतना दम से नहीं काम दे पाए। बट अब मैं टूर नहीं कर पाया बहुत ज़्यादा जगह, छोटे शहरों में जहाँ मेरे दोस्त हैं, मेरे लोग हैं, मैं उनसे मिलने नहीं जा पाया हूँ। इस साल मैंने फोकस किया कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी टूर अपना फुल फ्लैश करूँगा और सबसे मिलूंगा और स्टैंड अप कॉमेडी और राइटिंग पे फोकस करूँगा। अच्छा, ओके। और कॉमेडी भी ऑल्सो आपने देखा है कॉमेडी भी इवॉल्व होते हुए फ्रॉम द लास्ट 4-5 years। हमने साथ में मीम नाइट्स किया, राइट? और इतने सारे और अब कुछ ऑनलाइन, जैसे आप IPL में भी काम करते हो, राइट? तो देयर आर आल्सो डिफरेंट जॉनर्स विद इन कॉमेडी, राइट? एंड आप भी मल्टीपल हैट्स वेयर करते हो। कभी ब्रांड के लिए करना है तो अलग तरह की लैंग्वेज है, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। वो डिपेंड करता है। जैसे कॉमेडियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमेडियंस होते हैं। जैसे कुछ कॉमेडियंस होते हैं वो स्पेसिफिक अपनी टाइप की कॉमेडी करते हैं और वो अपने प्लेटफॉर्म पे अपने टाइप की कॉमेडी करते हैं और बहुत अच्छी करते हैं और दे लव इट। बट for a guy like me, I do meme reactions also, I do vlog content also, I do IPL commentary also, I do my stand-up comedy also, and I do my Instagram content creation also। और सारे ही कॉमेडी के अंदर आते हैं। मेरे को अगर रिएक्शंस करने हैं तो मुझे पता है कि वहाँ पे क्या चलेगा, क्या बात करनी है, क्या रेफरेंसेस होंगे। 4 लोगों के साथ मिल के कॉमेडी करनी है
तो उसमें आपको माहौल बनाना होता है, उसमें आप अपने जोक्स के पीछे जाओगे तो आप दूसरे लोगों को काटोगे, उसमें आप यू मेक द माहौल, यू बिल्ड द माहौल। जब ब्रांड्स के लिए करते हैं तो ऑफ कोर्स ब्रांड आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ब्रांड है, वो किस चीज़ का ब्रांड है, वो क्या बेच रहे हैं, उनका टीजी क्या है, वो किस ऑडियंस को केटर करना चाह रहे हैं। तो आप वो भाषा मत यूज़ करो। अगर आपके पास कोई ब्रांड आया है जो इंश्योरेंस बेचता है 40 से 45 साल के लोगों को, तो उनके लिए आप डेटिंग की बातें या टिंडर की बातें नहीं क्यों करोगे, क्योंकि उनके ऑडियंस को समझ ही नहीं आएगा। एज अ कॉमेडियन भी आप नहीं चलोगे उसमें, उस ऑडियंस में, और वो ब्रांड का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको चेंज करते रहना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कि ब्रांड की क्या रिक्वायरमेंट है और आपको कैसे प्रेजेंट होना है इस ब्रांड के सामने, कि आपको अपने ही रूप में लाना है कि यू वांट टू बी ब्रांड फ्रेंडली एज अ कॉमेडियन या एज अ परफॉर्मर। तो वो आपका अपना अपना से है। तो मैं तो बदल लेता हूँ, मेरे को तो जो मिलता है मैं वो कर लेता हूँ। तो जैसे अगर हम यूट्यूब में देखें और ये भी आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन दिस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो समझना चाहते हैं इस चीज़ को, हाँ. कि ये प्रोसेस क्या है। फाइनल आउटपुट तो हमें दिखता है बहुत फनी है, इंटरेस्टिंग है, बट देयर इज अ सीरियस प्रोसेस बिहाइंड इट, राइट? हाँ, तो मैं वही कहना चाहता हूँ मैं कि द एक्ट इज फनी मे बी, और देयर इज अ लॉट ऑफ फन व्हाट वी सी, बट बिहाइंड इट इज गुड सीरियस स्टफ दैट इज हैपनिंग। तो कैन यू एक्सप्लेन दैट प्रोसेस? प्रोसेस इज फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस लाइफ। मैं स्टैंड अप कॉमेडी की बात करूंगा। स्टैंड अप कॉमेडी कैसे होती है? एक्सपीरियंस लाइफ, you go through different experiences. 90% of the comedy we do on stage has come out of adverse situations. Like मेरे जो पहला सेट था वो about my college life. 4 years of my college were the most difficult times of my life. I had no clue what to do. लेकिन उससे जो स्टैंड अप कॉमेडी निकली वो इतनी बढ़िया निकली। फिर एक मैं ट्रैकिंग के ऊपर बिट करता हूँ, जब मैं ट्रैकिंग करने गया और मेरी हालत ख़राब हो गई, तबीयत ख़राब हो गई, उस पर मैं सेट करता हूँ दैट्स व्हाट फनी। तो द मोर यू लिव योर लाइफ, the more interesting you are as a person also and as an artist also. The more different kind of experiences, different kind of worlds you expose yourself to, you become that good of a comedian. तो सबसे पहले था experience life. Specific art form में आ जाते हैं तो it requires a lot of consumption. You have to consume a lot of comedy to be a comedian. इट्स जस्ट नॉट कि आपको स्टैंड अप कॉमेडी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करनी है, आपको कॉमेडी मूवीज़ भी देखनी है, आपको कॉमेडी शोज़ भी देखने हैं। कुछ कॉमेडी शोज़ जो आपको पसंद नहीं है आपको वो भी देखने हैं, जो आपको लगता है कि वाई आर पीपल लाफिंग ऑन दिस, आपको ये भी देखना है कि मुझे तो पता नहीं आ रहा लेकिन क्यों हंस रहे हैं इस पे लोग, वो भी आपको फिगर आउट करना है। आपको कॉमेडी वीडियोज़ देखने हैं जो इंटरनेट पर अभी क्या कॉमेडी चल रही है, गांव के लोग कौन सी कॉमेडी देखते हैं, उनको क्या पसंद आ रहा है, उनके लोगों में कौन से चैनल चल रहे हैं। जैसे मेरी एल्गोरिथम आप देखेंगे उसमें पूरे जो छोटे शहर के कस्बों से लोग कॉमेडी करते हैं वो वाली कॉमेडी, और मुझे पसंद भी वही वाली कॉमेडी आती है। मुझे ये जो हम लोग जिस शहर में रहते हैं उन शहरों में जो लोग कॉमेडी करते हैं मेरे को पसंद नहीं आता। तो मेरा फ्लेवर वो है, मेरा टेस्ट वो है, और मैं देखता भी बहुत ज़्यादा हूँ कि और वो इतना फनी लोग हैं, इतना अच्छा ह्यूमर है उनका। तो आपको अलग अलग टाइप के ह्यूमर्स से कनेक्ट होना पड़ेगा, अलग अलग टाइप के ह्यूमर्स को टच अपॉन करना पड़ेगा। इट्स अ प्रॉपर, मुझे लगता है इट्स अ प्रॉपर साइंस, इट्स अ प्रॉपर वर्क, इट्स अ प्रॉपर सिलेबस, कि आपको देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में क्या कॉमेडी हुई है, आपको देखना पड़ेगा इंडिया में क्या कॉमेडी हुई है, आपको देखना पड़ेगा रीजनल कॉमेडी कैसी होती है, पंजाबी कॉमेडी फिल्म्स कैसी होती हैं। जैसे पंजाबी कॉमेडी फिल्म्स आर अ स्टडी, इतनी फनी फिल्म्स बनाते हैं लोग, इतनी फनी फिल्म्स बनाते हैं। वो कैरियन जोटा करके फिल्म है, अगर मैंने देखी है, मैंने 1 और 2 दोनों देखी हुई है। अरे वाह, अरे 1 तो पता नहीं कितनी बार देखी हुई है, जितनी बार देखी है उतनी बार हंसी आती है। मैं पंजाबी हूँ भी नहीं लेकिन मुझे इतनी फनी लगती है वो फिल्में, जो गिप्पी ग्रेवाल की 3-4 पिक्चर हैं, फनी पिक्चर, जट एंड जूलियट है। तो कॉमेडी फिल्म कैरियन जोटा का नेक्स्ट लेवल है, इतनी फनी पिक्चर, एक लाइन फनी उस पिक्चर में। तो वो अलग टाइप के ह्यूमर करते हैं। आप तमिल ह्यूमर देखेंगे, तमिल ह्यूमर इज एक्सट्रीमली डिफरेंट, एक्सट्रीमली वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन वाला ह्यूमर करते हैं। जैसे पंजाब में जो ह्यूमर चलता है, इट्स अ लॉट ऑफ कमबैक ह्यूमर एंड इट्स अ लॉट ऑफ जुगत बेस्ड ह्यूमर, इट्स अ लॉट ऑफ things they say, they don't emote that much. Dialogue, punches. When you go to down south, they more do expression based comedy. Bollywood में बहुत ज़्यादा slapstick comedy होती थी एक टाइम पे, बहुत ज़्यादा जो है उछल कूद होती थी। प्रियदर्शन की फिल्म्स का जो क्लाइमैक्स होता था वो पूरा जो है उछल कूद, कुछ ग्रैंड हो रहा है, कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, 100 लोग इकट्ठे एक फ्रेम में, कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, कोई बाढ़ आ रही, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ कॉमेडी है जो आप कंज्यूम करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे आप हॉलीवुड मूवीज देखेंगे तो हॉलीवुड में जो डिजास्टर कॉमेडी
जिसको बोलते हैं कि सारी चीज़ें खराब हो रही हैं और कॉमेडी निकल रही है। हैंगओवर जो फिल्म है, ऐसे थे अलग अलग फिल्म में आप देखेंगे तो अलग अलग टाइप ऑफ कॉमेडी निकलेगी। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जो है उसमें अलग टाइप की कॉमेडी होती है, उसमें वो जो क्यूट मोमेंट्स हैं उसमें से कॉमेडी निकालते हैं। दैट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोसेस। उसमें क्यों किसी का आप रोस्ट नहीं कर सकते, किसी की आप बेइज्जती नहीं कर सकते, फिर भी यू हैव टू मेक द ऑडियंस चकल। तो एज अ कॉमेडियन तो आपको, मेरा तो यही तरीका है भाई, मैंने बहुत कॉमेडी कंज्यूम करी है। अच्छी कॉमेडी, बुरी कॉमेडी, महंगी कॉमेडी, सस्ती कॉमेडी, हिंदी कॉमेडी, इंग्लिश कॉमेडी, पंजाबी कॉमेडी, सब कंज्यूम किया है मैंने, तब जाके थोड़ा बहुत निकलता है। First is experiencing life. Second is consumption. Consume as much comedy as you can. Be the dictionary of comedy. You should know comedy left, right and center. जितनी कॉमेडी आसपास है, मतलब इफ यू वॉक इनटू और YouTube has to be my source. YouTube is can be your source. Books can be your source. बुक में रीडिंग कॉमेडी इज सच अ बिग थिंग। अगर आप हरिशंकर परसाई की कोई भी किताब उठाएं, इट्स फनी। निठल्ले की डायरी करके किताब है, एक एक लाइन फनी उस किताब में। इब्न इंशा की किताब है, उर्दू की आखिरी किताब, एक एक लाइन फनी उस किताब में। वुडी एलन की किताब है कंप्लीट प्रोसेस, एक एक लाइन फनी उस किताब में। तो किताबों में बहुत ज्यादा फनी, इतनी ज्यादा आपके पास कॉमेडी, हर टाइप की कॉमेडी आपको कंज्यूम करनी है। मेरे को याद है किताबों में चार्ल्स डिकेंस के पिकविक पेपर्स, हाँ, वो मैं जब पढ़ रहा था मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रहा था, पढ़ते पढ़ते क्यों हंस रहा हूँ, बट इट वाज सो फनी। वही तो कंजम्पशन आपका कहीं से भी आपको कंज्यूम करिए आप। फिर उसके बाद थर्ड है कि आपको टेस्टिंग, अब आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा। तो अब आपने एक अपना कॉमेडी सेट अगर लिख लिया है, अगर आपने बना लिया है, आपको लग रहा है कॉमेडी करनी चाहिए, तो फर्स्ट यू राइट योर कॉमेडी सेट, फर्स्ट 5 minutes ऑफ योर लाइफ। उसमें आपको ज़रूरी नहीं कि आप जोक्स लिखें, या उसमें ज़रूरी नहीं कि आप एक टॉप कॉमेडियन को देख के उसके जैसा लिखने की कोशिश करें, कि वरना वो कोशिश करते हैं कि भाई या मुझे देख लिया, या जाकिर भाई को देखा, या उपमन्यु को देखा कि भाई ये कैसे लिख रहे हैं, वैसा मैं अपना सेट बनाता हूँ। वो 10 साल बाद पहुँचे हैं वहाँ पे उस प्रोसेस में, और उसमें आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ें फ़नी लगती हैं, जो आपको लगता है स्टेज पे जाके मैं करूँगा तो लोग हंसेंगे, आप वो लिखिए और फिर उसको छोटी छोटी ऑडियंस में टेस्ट करना चालू कीजिए। इन द ओपन माइक्स ही वो, जहाँ पे सबको पता है नया मटेरियल करने वाला है, वहाँ आप टेस्ट कीजिए। 5 मिनट्स में ऐसे देखिए कि कौन सी बात पे हंस रहे हैं, मैं कौन सी बात कैसे डिलीवर करता हूँ, उस पर कैसा रिएक्शन आता है। फिर धीरे धीरे जब रिएक्शन बेटर होता जाएगा, आप वापस आके उसको सुनिए बार बार कि अच्छा ये लाइन मैंने से बोली, ये लाइन चेंज कर सकते हैं। फिर इट्स अ लॉट ऑफ रीवर्क। तो फर्स्ट इज एक्सपीरियंसिंग, सेकेंड इज कंजम्पशन, थर्ड इज टेस्टिंग। आप अपने साइट शुरू में ये सोच के ना बनाएं कि ये इस ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, ये इस ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ। आप सिर्फ अपने लिए बनाएं कि मुझे ये 5 बातें बहुत फनी लगती हैं। फिर आप बाद में देखें कि ये सेट्स जब आप थोड़े बेटर हो जाएं, तब आप देखें कि ऑडियंस के हिसाब से अगर आपको कस्टमाइज करना है, तो शुरू में तो यू शुड वर्क ऑन योर ओन इंस्टिंक्ट एंड योर ओन ह्यूमर। ओके, तो ये ओके हो गया लाइव शो। अगर अब हम YouTube की बात करें, YouTube इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, तो उसमें बताओ कि इट वाज अ न्यू स्किल अगेन, यू हैड टू लर्न। व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दैट कि अच्छा यार YouTube को भी स्टडी किया क्या? जैसे मान लो डायलॉग राइटिंग, आपने बोला कि अच्छा मैंने फिल्म स्टडी कर ली, लेकिन YouTube वाला जॉनरा तो आई थिंक यू आर अमंग्स द फर्स्ट वंस। उसको कैसे मतलब लाइव YouTube? हाँ, लाइव YouTube एंड YouTube जनरली एंड कंटेंट इज अ वेरी लाइक जो जैसे AI को ट्रेन करते हो ना आप, कि वो धीरे धीरे अपने आप ट्रेन होता रहता है, वैसे ही इंटरनेट कंटेंट का कि आप धीरे धीरे ट्रेन होते रहते हो। आप पहली बार करते हो, आपको पता चलता है कि अच्छा इतने मूवमेंट पे रिएक्ट आता है, और वो मैंने कॉन्शियसली नहीं किया, वो अब मेरे दिमाग में करते कुछ ऑलमोस्ट 300 वीडियोस कर लिए तन्मय भाई के साथ, और नेटफ्लिक्स के साथ 30-40 वीडियोस कर लिए, और पॉडकास्ट ही कर लिए 20-30। तो अब मेरे कम से कम 200-250 वीडियोस तो यूट्यूब पे ही पड़े हुए हैं मेरे कंटेंट के। तो वो कर करके इतना 200-250 वीडियोस के बाद अब मेरा दिमाग ट्रेन हो चुका है कि अगर मुझे फनी बोलना है तो कितनी देर में कितना फनी बोलना है, क्या बोलना है। तो यूट्यूब का कंटेंट का एज मच एज यू कीप डूइंग इट, यू विल गेट थ्रू इट। जितने लोग यूट्यूब कंटेंट बनाते हैं, आपको पहले 50 वीडियो तो दीवार पे सर मारना ही पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा मेरा क्या कंटेंट चल रहा है, मेरा कौन सा क्लिकबेट चल रहा है, मेरा कौन सा थंबनेल चल रहा है, मेरी कौन सी बातें हैं लोग पसंद करते हैं सुनना, कौन सी बातें नहीं पसंद करते सुनना, कौन सी बातें हैं जिनसे रिलेट करते हैं, कौन सी बातें जिनसे नहीं करते हैं। वो धीरे धीरे करके आएगा। गॉट इट। तो जैसे जो आपकी एडवाइस थी टू यंगस्टर्स, पहली बात हमने बोली कि आपको एक्सपीरियंस लाइफ है ना, सेकंड हमने बोला कि हमारे को कंज्यूम करना चाहिए अ लॉट ऑफ कंटेंट, थर्ड हमने बोला कि हमें टेस्ट करना चाहिए, राइट, एंड द फोर्थ मे बी इज कीप डूइंग मोर एंड मोर, अडैप्टिंग एंड डीबगिंग। गॉट इट, ओके, ठीक है। सो कुल्लू, ये तो कुछ मेरे क्वेश्चंस थे। देन आई आल्सो हैव क्वेश्चंस फ्रॉम द कम्युनिटी। Community also, you know, they when I told them that, you know, you are going to be there, तो कहते हैं यार वाह, questions पूछो जरा हमारे भी यहाँ पे भी, right? Yasir has also asked this question, how to make comedy brand friendly so that I keep my humor also and brand pays me too, and maybe you can also
ऑल्सो पैरेलली आंसर कि मैं ब्रांड डील्स कैसे ले सकता हूँ या ब्रांड से रिलेटेड क्या क्या मैं कैसे अप्रोच कर सकता हूँ ब्रांड्स को. टू बी ब्रांड फ्रेंडली तो आपको मतलब देखने वो जो मैंने बताया कि आपको देखना चाहिए कि ब्रांड कौन से चीज़ का है, ब्रांड की वो क्या है. और जनरली अगर आपको ब्रांड फ्रेंडली होना है तो आपको थोड़ा सा तो अपना चीज़ें कंट्रोल में रखनी पड़ेंगी. आपको थोड़ी सी चीज़ें जो है आप it's your choice. Either you have to be brand friendly or you don't have to be brand friendly. If you have to be brand friendly, then you take some things into consideration. You don't talk about certain topics, certain sections of the society, certain things. Then you are brand friendly, and it's not bad. Like मैं तो वही हूँ, तो मैं तो अपनी बात बोलूँगा तो कि I am brand friendly and I don't shy away from being brand friendly. Brands, I love working with brands, and some of my good content has come out of branded content. Like मेरा और साहिबा का वीडियो चलता है सबसे ज़्यादा, वो नेटफ्लिक्स का वीडियो है. तो अगर मैं ब्रांडेड कंटेंट के लिए नहीं जाता तो मेरा वन ऑफ द गुड वीडियोज ऑफ माई करियर वुड नॉट हैव बीन आउट. यू हैव टू फाइंड योर यूनिकनेस इनटू इट. कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए कि जो 10 लोग कर रहे हैं वो आप ना कर रहे हैं. वो चीज़ करनी. वो यूनिकनेस क्या हो सकती है? वो यूनिकनेस आपकी लैंग्वेज होती है या कॉमिक टाइमिंग होती है? वो यूनिकनेस होती क्या है? अगर कॉमेडी की बात करूं तो इट कैन बी एक्सेंट, इट कैन बी लैंग्वेज, इट कैन बी द वर्ड्स यू चूज, इट कैन बी द ओपिनियंस यू टेक. फॉर एग्जांपल समटाइम्स लोग करते हैं कि जिस प्लेयर की सबसे ज़्यादा तारीफ हो रही होती है आप अगर उसकी बेइज्जती करने लगो इंटरनेट पे तो यू गेट अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स, यू गेट अ लॉट ऑफ लाइक शॉक वैल्यू जिसको हम कहते हैं. इट कैन बी शॉक वैल्यू, इट कैन बी एक्सेंट, इट कैन बी द जोक्स. ऑल्सो कॉमेडी में तो इट कैन बी जोक्स. लाइक अगर आपके जोक्स दूसरे से डिफरेंट है तो यू आर डिफरेंट. अच्छा, रोहित हैज अ क्वेश्चन. How didn't you have an inclination towards photography like your mom? I had, but I realized that I'm a terrible photographer. I tried. मॉम ने मेरे को कैमरा भी ला के दिया था when I was, क्योंकि जब मैं कॉमेडी से पहले मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तो मैंने वेडिंग फोटोग्राफी ट्राई करी बहुत टाइम तक. मेरी मम्मी ने कैमरा ला के दिया है. आई ट्राइड डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोग्राफी, बट वो ये कि आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द आउटपुट ऑफ इट कि भाई फोटो, लेकिन उसका प्रोसेस में एंजॉय नहीं करता था. मैं शादियों में फोटो शूट करने जाता था, मज़ा नहीं आता था मुझे बिल्कुल भी. तो अच्छा भी नहीं था मैं. या तो दो चीज़ें होती हैं, या तो आपको बहुत मज़ा आ रहा है बट अच्छे नहीं हो तो आप इंप्रूव हो जाओगे. तो या आप इंप्रूव हो गए, आपको कम से कम टाइम तो अच्छा, या आपको मज़ा नहीं आ रहा लेकिन आउटपुट बहुत अच्छा आ रहा है. मेरा दोनों ही खराब था. अच्छा, गोकुल हैज a question or he's saying should I say a request? नवी मुंबई में कब शो करोगे? अरे हाँ, जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि मैं जो जितने अलग अलग शहर में लोग हैं वो बड़े नाराज हैं कि कभी तुम कानपुर आए नहीं, कभी जयपुर आए नहीं, कभी नवी मुंबई आए नहीं. भाई इस साल सब जगह आएंगे, सब जगह आएंगे. नवी मुंबई पक्की बात आएंगे. मैं कह रहा हूँ मई या जून में किसी दिन आएंगे. डन हो चुका है, अभी बोल के जा रहा हूँ यहाँ से. चलो ठीक है. कम्युनिटी क्वेश्चंस तो हो गए जी, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस और हैं मेरे. वो है पहला रिगार्डिंग क्रिटिसिज्म. राइट, हमने कोई जोक डाला, कुछ किया, सोशल पे कुछ लिखा और कमेंट आ जाता है हंसना था क्या? मेरी कमेंट्स पढ़ ली क्या आपने? नहीं, सब पे ही आता है, सब पे ही आता है. तो इग्नोर करें या उस पर ध्यान दें? देखें, क्रिटिसिज्म तो एक पार्ट ऑफ एज एन आर्ट फॉर्म आपका पार्ट ही है. हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सारी चीज़ें बनाएंगे सभी लोगों को पसंद आएंगी, सभी चीज़ें अच्छी होती हैं. हर कॉमेडियन के कुछ जोक्स लोगों को पसंद नहीं आते, कुछ सेट्स पसंद नहीं आते. हाँ, बहुत सारी फिल्म्स हैं, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स की फिल्म लोगों को पसंद नहीं आती. तो क्रिटिसिज्म से हम भाग नहीं सकते, क्रिटिसिज्म से दूर नहीं हो सकते. लेकिन दूसरी चीज़ है क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग. ट्रोलिंग ऐसी चीज़ है क्योंकि हम खुद ट्रोलर रहे हैं अपने ज़माने में, और हम भी अभी भी ट्रोलर ही हैं एक तरह के. तो हमको पता हो जाता है कि ये इंसान मस्ती में कह रहा है ये बात, ये बुरा लगवाने के लिए कह रहा है ये बात, या ये जेन्युइनली क्रिटिसिज्म कह रहा है. जैसे आप समझ जाते हो कि किसी के कमेंट से आप समझ जाते हो कि ये जेन्युइनली इसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया या इसको इंसान पसंद नहीं आया. जैसे बहुत लोगों को इंसान पसंद नहीं है, तो अब मैं कुछ भी डालूं तो उनको नहीं पसंद आएगा. तो मुझे उन पे ध्यान नहीं देना है, मुझे उस इंसान पे ध्यान देना है जिसको मैं पसंद हूं लेकिन ये जोक शायद उसको ना पसंद आया हो, या ये पीस ऑफ कंटेंट उसके साथ रेजोनेट नहीं किया हो. तो वो अपनी हताशा जता रहा है कि यार मैं और एक्सपेक्ट करता हूं, और एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे, आप और बेटर कर गया, मैं आप कर सकता हूं. बाकी हंसना था तक क्या, तो भाई 1 लाख लाइक हैं रील्स पे, 1400 कमेंट्स हैं, लोग हंस रहे हैं, एक आदमी लिख रहा है हंसना था क्या. तो अब तू देख ले भाई बाकी. ओके, लेट्स डू अ क्विक रैपिड फायर. What is the biggest myth people should stop believing? About comedians? Yeah, about in general. In general? There's no shortcut to success. हाँ, correct. You've done stand-up, radio, YouTube, and content creation. Which medium do you enjoy the most? Stand-up comedy. Stand-up? Absolute love.
if given a chance to go back to radio, will you? नो No. But अच्छा अगर करना होता तो डिफरेंट करते हैं कुछ हाँ जो पहले करते थे नहीं उससे? आई वुड मैं मजाक कर रहा हूँ कोई रेडियो कंपनी इफ यू वांट टू ऑफर मी समथिंग आई वुड 100% डू इट जस्ट बिकॉज आई डिड इट इन माय इनिशियल इयर्स सो आई यू हैव अ लिटिल बिट पहली नौकरी आपकी भी जो होगी आपको थोड़ी तो नापसंद होगी तो वो वाला मामला है कि आई वुड लाइक टू डू रेडियो एंड आई वुड डू इट बेटर नाउ अच्छा आंसर इन yes or no. या Can you succeed in becoming a comedian without a social media account today? यस देयर आर अच्छा। लॉट ऑफ कॉमेडियंस क्या हम्म। उनके टिकट बिकते हैं उनके ऑडियंस भी है उनकी हाँ, बिल्कुल यू कैन अच्छा, सक्सीड possible है. it's difficult it will be extremely difficult if you want to choose that path you can go ahead अच्छा is storytelling important for comedy sets also? not all the time there are if you want to do Observational, जैसे आपने observational बोला. करते हैं बहुत सारे comics हैं they don't tell stories in their shows they just do jokes अच्छा फर्जी मुशायरा you're most proud of? yeah I'm extremely proud of No, a फर्जी मुशायरा you're most proud of? अच्छा फर्जी मुझे आई एम मोस्ट प्राउड I can't say this because I want to be brand friendly नहीं Brand friendly बता दो कोई. नहीं हाँ there was a lot of वो tip जो मैं हर बार सुनाता हूँ टेबल पे आज मेरे मेन्यू भी नहीं है शादी कहाँ करें वेन्यू भी नहीं है क्या फायदा रिश्ता रखने का जब प्यार तेनू भी नहीं है और मेन्यू भी नहीं है थोड़ी सी पंजाबी डाल दी इसमें. हाँ, ऐसे बहुत सारे हमारे की मिलते ही उसे वाइफ का नंबर ब्लॉक करने लगा हूँ पैटर्न पढ़ न ले वो इसलिए पैटर्न लॉक करने लगा हूँ और कभी पार्क में तुम्हें मिल जाऊं बेटा तो पापा मत बुलाना मैं तुम्हारी नई मम्मी के साथ मॉर्निंग वॉक करने लगा हूँ ये सब चीजें हम लोग करते रहते थे इसी पे करियर बना लिया हमने नहीं आसान नहीं है करना ये. अच्छा who are funnier, भोपाल people और मुंबई people? भोपाल पीपल ऑफ कोर्स हाँ? मुंबई पीपल इसको कट करना है. नहीं साफ बात अच्छा one industry trend you love इंडस्ट्री ट्रेंड विल हैव अ लॉट ऑफ मनी and you hate? और पैसे हो सकते हैं नहीं आई डोंट द ट्रेंड आई लव genuinely is that everybody is so work oriented people genuinely love what they do in my industry at least I can say because I've been in radio where half of the people don't love what they do. I've been in engineering where 90% of the people don't love what they do. Only 10% are there for engineering, 90% are just there for existing. But in creative agencies, creative industries, at least like 90-95% people are there who are extremely passionate about what they do. They are extremely interested in what they do. That I love. The thing I hate is first of all people think that it's very easy for us and the working hours are not definite. So like लेकिन जब मजा आ रहा होता है प्रोसेस में तो हाँ, वर्किंग of आवर्स course. का इतना फर्क नहीं 100%. पड़ता. हाँ. Okay, thank you so much. अरे वाह यार मजा आ गया मजा भाई आया. यार क्या Thank बात you, है यार thank you. We still have a few things to do. Yes. पहला तो we have this quest वाह. plate जिसपे हम हमेशा लिखते हैं you know what I'm questing for. तो what is कुल्लू questing for? laughs food friend work chill that is the Kullu only thing. is questing for laughs, food, friends, work and chill. Yeah that's my only thing in life Very good. ये चीजें रहें तो जिंदगी sorted है Very interesting. Okay, and thank you so much for inspiring so many of us. Thanks a lot, and thanks a so lot. many who are watching us also, entertaining so many. और जैसे आपने बोला सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव रहता है लेकिन आपका कंटेंट देख के लाइफ थोड़ी और अच्छी हो जाती है. I think that's a great purpose that you are adding to everybody's life. We have a small अरे वाह small gift. ओह वाह ओह Your quest क्या बात has है. inspired millions. क्या बात है बहुत सुंदर वेरी वेरी ब्यूटीफुल फोटो आ रही है क्या बात वेरी क्यूट थैंक Okay, यू निपुण thank भाई you. बहुत बहुत शुक्रिया यार Thank बहुत you. शुक्रिया Thank you so Thank much. you so much. Thank you. दिस इज एक्सट्रीमली क्यूट एंड मेरी जॉ लाइन बेटर थी इसमें फिर मैंने खराब कर लिया वापस ठीक कर लूंगा वेरी नाइस थैंक यू सो मच Thank you. Thank you. My pleasure. मजा आया है Yes. थैंक्स